बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफ्दर अली हूँ। नाज़रीन, दारुल हुकूमत पाकिस्तान के बड़े ऐवान में आज बड़ा सियासी दंगल हुआ है। इस्लामाबाद की खूबसूरत फ़ज़ाओं में पार्लियामेंट की बड़ी दीवारों के अंदर खूब गरज बरस हुई, और ये गरज बरस बादलों की नहीं बल्कि सियासी जुमलों की थी। कभी शहबाज शरीफ बमुकाबला स्पीकर हुए तो कभी पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर मंदोखेल की बदतमीजी पर स्पीकर ने उनको खूब झाड़ पिलाई। शाह महमूद कुरैशी ने भी एक अजीब चुटकुला छोड़ा जिस पर बिलावल खूब बरसे। पार्लियामेंट के इजलास में कैसा सर्कस लगा और इख्तिताम किस पर हुआ, ये अहम और दिलचस्प कहानी हम आज के प्रोग्राम में आपको सुनाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, एटमी धमाकों से दुनिया की तबाही के हवाले से एक बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है जो आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कानून साजी एक जगह मगर ऐवान किसी सर्कस या मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। पार्लियामेंट के इस अहम इजलास में जहां कानून साजी पर जुमलों के ताबड़तोड़ हमले हुए, वहीं स्पीकर असद कैसर और अपोजिशन में बड़ी तल्ख कलामी हुई। चीनी चोर, आटा चोर, चीनी चोर, आटा चोर, चीनी चोर, आटा चोर, चीनी चोर, आटा चोर, चीनी चोर, दवाई चोर। शहबाज शरीफ ने इजलास से पहले स्पीकर को खत लिखा कि जानिबदाराना रवैये ने आप पर हमारा इत्माद खत्म कर दिया, और फिर खिताब में ईवीएम को इवल विशेस मशीन करार दे दिया। क्या कहा, आप भी जानिए। ये अब अवाम के पास वोट के लिए नहीं जा सकते, इसीलिए इन्होंने ये ईवीएम और ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? ईवल एंड विशियस मशीन। आरटीएस रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो तो खराब हो गया था 2018 में, जिसके नतीजे में ये धांधली ज़दा हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई। अब ये रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को छोड़कर अब ये ईवल विशेस मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। आज बिलावल भुट्टो ने बड़े गुस्से भरे लहजे में खूब जोश से खिताब किया। कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि वोट कैलिफोर्निया से कास्ट हो और सिब्बी से निकले? आज से ही अगला इलेक्शन नहीं मानते। जो पेरिस में पाकिस्तानी बैठा होगा, जो कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी बैठा होगा, जो ब्रिटानिया में पाकिस्तानी बैठा होगा, वो कबायली इलाकों के, वो बलोचिस्तान के, वो हमारा कराची के फैसला करे, उनका अपना नुमाइंदा हो, उनका अपना इलेक्टोरल कॉलेज हो, जो जिसके तहत वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का नुमाइंदगी करे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट पेरिस में डले और रिजल्ट मुल्तान का हो, वोट कैलिफोर्निया में डले और वोट निकले सिबी से। ये उन पाकिस्तानियों जो इस हुकूमत की तारीखी महंगाई भुगत रहे हैं, जो इस हुकूमत का तारीखी बेरोजगारी और तारीखी गुर्बत भुगत रहे हैं, उनका आवाज डायल्यूट करने की कोशिश है। आपने बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू मुलाहिजा की। अपोजिशन की लफ्जी गोलाबारी पर हुकूमती सफ में से शाह महमूद कुरैशी मैदान में उतरे। जवाबी वार करते हुए बोले कि ईवीएम एवल डिजायर्स को दफन करने के लिए लाई जा रही है। हम काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, माजी की कालक को धोना चाहते हैं। क्या कहा, जानिए। 70 के इंतखाबात के बाद कौन सा इंतखाब ऐसा नहीं आया जिस पर सवालिया निशान नहीं उठाया गया? कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, धांधली हुई है। कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि धांधली हुई है। और 2013 में तहरीक इंसाफ ने अपने एतराजात कलम बंद किए और जुडिशल कमीशन का रुख किया, क्योंकि हर एतराजा के धांधली हुई है। अब सवाल यह उठता है कि हम तारीख से कब सबक सीखेंगे और हम अपनी सिमत को दुरुस्त कब करेंगे? अपोजिशन और हुकूमत की लफ्जी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी कि अपोजिशन ने अपनी तोपों का रुख स्पीकर असद कैसर की जानिब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली कादिर मंदोखेल के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। स्पीकर असद कैसर गुस्से में आए, कादिर मंदोखेल को तरीके से बात करने और हद में रहने का कहा।
कादिर मंदोखेल ने जवाब दिया कि चाहे मुझे निकाल दे मगर यहां से नहीं जाऊंगा। इस पर स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स से कहा कि कादिर मंदोखेल को यहां से निकाल दिया जाए। स्पीकर डायस के सामने अपोजिशन के घेराव पर भी काफी बरहम दिखाई दी और कहा कि अगर किसी को हाथ लगाया तो बाहर निकाल दूंगा। स्पीकर ने डायस के सामने गार्ड्स की कतार बनवा दी। आपने मुलाहिजा की आज की ये जो पार्लियामेंट का इजलास था, इनकी तमाम तर वीडियोस देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे ये ऐवान कम है, मछली मंडी ज्यादा है। हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। किस तरह से काउंटिंग का अमल शुरू होता रहा, फिर काउंटिंग का अमल रुका। उसके बाद जब काउंटिंग मुकम्मल हुई, 221 203 का मुकाबला जारी रहा। 221 और 203 के मुकाबले के बाद जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर ने इस पर इतराज किया और कहा कि इसको दोबारा काउंट किया जाए, दोबारा काउंटिंग के लिए मामला चले, फिर मुराद सईद रोकते रहे। खैर, ये पूरे का पूरा मंजरनामा वाकई किसी सर्कस और मछली मंडी से कम नहीं था। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत को अपनी पड़ी है, अपोजिशन को अपनी पड़ी है, अवाम के बारे में कौन सोचेगा, इस महंगाई के बारे में कौन सोचेगा। इस महंगाई का ये जो पूरा चक्कर है जिसमें अवाम पिस कर रह गए हैं, अवाम का पुरसाने हाल कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अपोजिशन से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे। हुकूमत से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अपोजिशन किसी भी काम की नहीं है। महंगाई पर बात होती है तो इस पर कोई भी किसी भी किस्म का वाज़ेह जवाब नहीं देता, आए बाएं शाएं करते हुए नजर आते हैं और अपनी तमाम तर कामयाबियों को हुकूमत को नुकसान पहुंचाने या अपोजिशन को जेल की सलाखों के पीछे भेजने से ताबीर करते हैं। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या अवाम इसी तरह से महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या गरीब अवाम पेट्रोल बम और चीनी जैसे बमों का इसी सूरत हाल से मुकाबला करते रहेंगे जिस तरह से अब किया जा रहा है। और ये जो सुनीद है कि डॉलर मजीद महंगा होगा, पेट्रोल मजीद महंगा होगा, अशिया खुरोनोश मजीद महंगी होंगी और अवाम इसी में पिस कर रह जाएंगे। अवाम टैक्स देते रहेंगे और टैक्स के चक्कर में इनका तिया पांचा होता रहेगा। सवाल यह पैदा होता है कि टैक्सेस से किस तरह से हुकूमत कब तक इसी सूरत हाल में चलती रहेगी और कमोबेश जो महंगाई की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसका मुकाबला करने के लिए क्या कोई लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा या सिर्फ बातों से काम चलाया जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन तमाम तर सवालों से कतई नज़र हुकूमत और अपोजिशन अवाम के हक में किसी भी सूरत में सीरियस नज़र नहीं आती। अगले टॉपिक की जानिब चलते हैं। इंसानी जहन में यह सवाल पैदा होता है कि दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के हवाले से कवानीन, करारदादों, इदारों और पाबंदियों के सिलसिले के बावजूद क्या दुनिया से बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का खात्मा हो सकेगा या नहीं। इस सवाल का सादा तरीन जवाब है कि नहीं। दुनिया हथियारों को कोसती भी रहेगी, उन पर पछताती भी रहेगी, इसके बारे में कवानीन भी बनाती रहेगी, ताहम उस वक्त तक इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती जब तक इनके ज़हनों से तसल्लुत, अदम इत्माद और सबकत ले जाने की फिक्र महव नहीं होती। अभी हाल ही में रूस ने एक सैटेलाइट शिकन मिसाइल का तजर्बा किया है। इस मिसाइल ने खिला में 420 किलोमीटर के फासले पर अपनी ही एक नाकारा सैटेलाइट कोस्मोस को निशाना बनाया। इस धमाके की वजह से सैटेलाइट के 1500 के करीब टुकड़े पूरी खला में फैल गए, जिसके सबब आलमी खलाई मिशन ISS खतरे से दो चार हो गया और इस पर मौजूद खलाबाजों, जिनमें 2 रूसी खलाबाज भी थे, उनको हिफाजती कैप्सूल में जाना पड़ा। इस वाक़े पर रद्दमल देते हुए नासा के मुंतज़िम बिल नेल्सन ने कहा कि रूस के इंसानों की खलाई परवाज़ों की तवील तारीख के पस मंज़र में ये इंतहाई हैरान कुन हरकत है कि रूस न सिर्फ अमरीकी बल्कि अपने खलाबाजों को भी खतरे में डालेगा या चीन के खलाई स्टेशन में मौजूद अमले को भी खतरे में डालेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक ब्रीफिंग में कहा कि आज रूसी फेडरेशन ने लापरवाही के साथ एक बराह रास्त एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया और अपने ही एक सैटेलाइट को तबाह किया। इस टेस्ट से अब तक 1500 टुकड़े मदार में आ चुके हैं, जो कि तमाम ममालिक के मफादात के लिए खतरा हैं। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि रूसी इक़दामात ये वाज़े करते हैं कि खला को हथियारों से पाक रखने के रूसी दावे मुनाफिकाना और गैर संजीदा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका अपने इत्यादियों के साथ मिलकर इस गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का जवाब देगा। बरतानिया के वज़ीर दिफा बिन वॉल्स ने कहा कि ये टेस्ट खला में सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के सिलसिले में अदम एहसास की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इस टेस्ट से तबाहशुदा टुकड़े कई बरसों तक मदार में रहेंगे और सैटेलाइट्स और इंसानों के खला में सफ़र के लिए खतरा रहेंगे। रूस किसी भी सैटेलाइट को तबाह करने वाला पहला मुल्क नहीं है। इससे कबल चीन 2007 में और अमरीका 2008 में ऐसे ही मिसाइल तजर्बे अंजाम दे चुके हैं। लिहाजा जिस मुनाफकत का जिक्र अमरीकी तर्जुमान आज कर रहे हैं, उसका इर्तिकाब खुद अमरीकी 2008 में कर चुके हैं। दुनिया को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की तौसीह और उनके इस्तेमाल के हवाले से अमरीका की तारीख कुछ इतनी अच्छी नहीं है। दुनिया में इंसानों पर किया जाने वाला पहला एटमी धमाका अमरीका नहीं किया।
उसी तरह इंसानों पर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल भी अमेरिका के ही खाते में आता है। अल जजीरा पर शाया होने वाले एक इन्फोग्राफिक्स के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 32 ममालिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ मसारफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से 9 के पास एटमी हथियार भी हैं। ये खबरें जानकर पढ़कर इंसान को हैरत होती है कि इंसान किस जानिब तरक्की कर रहा है। मदर ऑफ बम्स, फादर ऑफ बम्स, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, फास्फोरस बम, कीमियाई बम, प्लास्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल, डायनामाइट, ऑरेंज एजेंट, नेज, ये जाने न जाने कितने और कैसे कैसे मौलिक हथियार इंसान तख्लीक कर रहा है, जिसका मकसद दूसरे इंसानों को मादूम करना है। अभी नहीं मालूम कि और कैसे कैसे हथियार सामने आने हैं। देखा जाए तो हमारी दुनिया के साइंसदान भी अजीब मुअम्मे का शिकार हैं। उनकी तख्लीकी सलाहियत उनको नई ईजाद की जाने माइल करती है और उनकी तबाहकुन इजादात का इस्तेमाल उनको पछतावे की गहरी वादियों में ले जाता है। पहला एटम बम बनाने वाला साइंसदान रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिंदगी भर अपनी इजाद पर पछताता रहा। वो हाइड्रोजन बम हथियारों के फैलाव के मुखालिफ रहा। ताहम जब उनका बनाया हुआ एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंका गया तो वो अमेरिकी एटॉमिक कमीशन के सरबराह थे। रूस की मारूफ बंदूक क्लाशनकोफ, जिसने शायद एटम बम से भी ज्यादा इंसानों की जान ली है, उसका मुअज्जद मिखाइल क्लाशनकोफ अपने आखिरी खत में लिखता है कि वो अपने आप को इस बंदूक से होने वाली लाखों अमवात का जिम्मेदार समझता है। इंसान को फकत तालीम नहीं बल्कि तरबियत की भी जरूरत है। अगर इंसान में इंसानियत ना हो तो वैसा दरिंदा है जो अपने ही हम नस्लों को चीर फाड़ खाएगा। हुब्बुल वतनी, रियासती बालादस्ती, मुल्कों के माबैन हथियारों और ताकत का तवाजुन ऐसे शराब हैं जिनके पीछे भागते भागते इंसान अपनी इंसानियत की हदों को ही उबूर कर जाता है। इस सब के लिए रुपया और पैसा नहीं बल्कि इंसानी शर्फ और इसका खून एक ईंधन है। जितना सरमाया दर्ज वाला चीजों की तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर इसका आधा भी इंसानों की बेहतरी और फलाह बहबूद पर लगे तो दुनिया के बहुत से मसाइल खुद ही दम तोड़ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कौन इस ऊंट को इस करवट पे बिठाएगा जिससे इंसान को, आलम इंसानियत को अमन और सुकून मुहैया हो? सवाल यह पैदा होता है कि वो अमेरिका बहादुर जो अमन और अमन के नारे लगाता है, वो इंसानियत पर ताबड़तोड़ हमले क्यों करता है? रूस जो इस बात का दाई है कि उसने कभी भी अपने प्रोग्राम्स को इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उसका हाल ही में किया जाने वाला इकदाम क्या ये इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था? सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब अभी तलाश करना है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।